Hello guys, welcome to the lecture Booster Inorganic 2. Booster Inorganic हमारा वो सीरीज है जिसमें हमने कुछ ऐसे लेक्चर्स को पोस्ट किया है जो कि आपको जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन से जस्ट पहले बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बूस्टर इनऑर्गेनिक के लेक्चर 1 में हमने डिस्कशन शुरू की थी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड्स। थर्मल का मतलब है हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। तो कैसे सॉल्ट्स और एसिड्स को जब हम हीट करते हैं वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, हम इस लेक्चर्स में सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने वो इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिया हो। आज इस डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, मेटल सल्फेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। तो अगेन एक पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, सो जस्ट लेट अस सी दैट बैक वंस अगेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड अ बेसिक एज वेल एज एन एसिडिक सॉल्ट। तो उसमें हमने लेक्चर में कार्बोनेट्स को स्टडी किया था। तो कार्बोनेट्स को स्टडी करते हुए हमें मालूम लग गया था कि वेल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी चॉइस ही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वेल वो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट अभी हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुई है, हमें और भी इसमें बहुत कुछ सीखना है। हमें नाइट्रेट्स के बारे में सीखना है, अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में भी सीखना है, सल्फेट्स के बारे में सीखना है। वेल यहाँ पे पोटाशियम क्लोरेट भी दिया हुआ है, सो आई विल बी टेलिंग यू कि पोटाशियम क्लोरेट का भी थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट क्या होगा, बिकॉज दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। सो क्विकली इस कंसेप्ट को वापस रिवाइज करते हैं सो दैट कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 समझते हुए अगले पिछला लेक्चर जो हमने देखा था उसको आप दोबारा से देख सकते हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो अगर हम कोई भी एक कंपाउंड ले, उसको हीट करें और वो हीट करने पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है, उसे हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को हमने हीट किया है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं। सो प्लीज डू रिमेंबर कि ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और उसे हीट करने पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं क्योंकि वी नीड एनर्जी टू ओवरकम द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द रिएक्टेंट एटम्स। हम एनर्जी देंगे तभी ये बॉन्ड्स इसके बीच में टूटेंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। सो दीज रिएक्शंस विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. As these are thermal decomposition reactions, the energy is supplied in the form of heat, but otherwise there can be more types of decomposition reactions. For example, it can be decomposition by light. मगर यहाँ पे हम thermal decomposition पे ही focus करेंगे। ऑलराइट, तो अब हमें शुरू करना है फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। अब अगेन अगर आपने पिछला लेक्चर देखा था तो मैंने आपको 3 क्लासेस बताई थी जिसमें हम मेटल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और उन 3 क्लासेस के आगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स को याद करेंगे और उससे हमें सारे के सारे मेटल नाइट्रेट्स के क्या प्रोडक्ट बनेंगे हीटिंग पे वो याद हो जाएंगे। तो जस्ट रिवाइजिंग इट बैक वंस अगेन, हमारे पास 3 तरह की क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 के अंदर हमारे पास है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। सो सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम क्लास 1 फॉर्म करेंगे। क्लास
टू के अंदर सारे के सारे बाकी के एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट फॉर क्लास 1 एंड क्लास 3। तो पहले मैं क्लास 3 की बात करती हूँ। क्लास 3 में हमारे पास है सिल्वर और मरकरी। तो सिल्वर और मरकरी, सोडियम से लेके सीजियम तक, इन सब एलिमेंट्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे क्लास 2। एक्सेप्शन रहेगी नोबल मेटल्स, जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं और वो हमें अपनी नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं। ठीक है, सो लिथियम, सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, लेड एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग क्लास 2। अब इसको याद करने के लिए मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में कि आपको क्या याद होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज। अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद है तो आप इन 3 क्लासेस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए आपने कोई निमोनिक किया होगा, सो वो निमोनिक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने भी लिखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मेट सिल्वर। और उसके कॉरेस्पेंडिंगली हमने सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे। अब पहले दो हमारे पास है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। सो डू रिमेंबर कि क्लास 1 के मेटल्स आर गोइंग टू बी अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। और फिर उसके बाद अब नीचे के दो पे चले जाओ, दैट इज मरकरी एंड सिल्वर, वो फॉर्म करेंगे क्लास 3 के मेटल्स और बाकी सब फॉर्म करेंगे क्लास 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, सो पहले दो से अल्कली मेटल्स याद आने चाहिए, बट एक्सेप्शन रहेगा लिथियम। नीचे के दो क्लास 3 और बाकी सब फॉर्म करेंगे क्लास 2 के मेटल्स। और उसके बाद हम सिर्फ इन 3 टाइप्स में रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और किसी भी एलिमेंट के नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्लास 1। तो क्लास 1 के मेटल नाइट्रेट्स, प्लीज डू रिमेंबर, दे आर स्टेबल टू हीट एट लोअर टेम्परेचर्स एंड दे डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा, उसे हम 400 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो देयर विल बी नो डिकम्पोजिशन। अगर हम उसको between 400 to 800 degree Celsius पे हीट करेंगे, so they will be forming metal nitrite and along with that oxygen। और अगर हम उसको greater than 800 degree Celsius के टेम्परेचर पे हीट करेंगे, so it is going to be forming metal oxide, N2 and oxygen। For example, अगर हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट, तो पोटाशियम नाइट्रेट को अगर आपने 400 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हीट किया तो कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अगर हम उस टेम्परेचर को बिटवीन 400 टू 800 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट विल बी फॉर्मिंग पोटाशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लीज डू रिमेंबर कि जितने भी हम ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बन रहे हैं उसमें जो जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये इन गैसेस की प्रेपरेशन में भी आती हैं। हमने कार्बोनेट्स में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पे रिलीज हो रही है। सिल्वर मर्करी के केस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन रही थी, तो वो ऑक्सीजन की भी प्रेपरेशन रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रेपरेटरी रिएक्शंस का पार्ट बन गए। सो प्लीज इन गैसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट को 400 से 800 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने हीट किया तो उसने फॉर्म किया KNO2 एंड अलोंग विद दैट ऑक्सीजन गैस। राइट, अब अगर हमने उसको 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो ये फॉर्म करेगा पोटाशियम ऑक्साइड N2 एंड ऑक्सीजन। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर विच आर कलरलेस गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर बीइंग फॉर्म्ड अलोंग विद द ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि अगर less than 400 है तो no decomposition, between 400 to 800 metal nitrite and oxygen, and above 800 this is going to be metal oxide plus N2 plus oxygen। एक चीज यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो ये है कि अगर आपको कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो आप क्या प्रोडक्ट लिखेंगे। तो वहां पे जो आप प्रोडक्ट लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी दिस पार्ट 2 ऑफ द रिएक्शन।
मेटल नाइट्रेट्स दे फॉर्म मेटल नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जहां पे डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स गिवन है, वहां पे गिवन ये है कि अगर हम कोई भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, तो दैट विल बी फॉर्मिंग द मेटल नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो अगर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो प्लीज इसको आप अपना करेक्ट आंसर समझिएगा, बट अदरवाइज टेम्परेचर मेंशन हो तो आपको मालूम है कि अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 2 के नाइट्रेट्स। तो मेटल नाइट्रेट्स ऑफ क्लास 2 they decompose on heating forming metal oxide O2 and NO2। so यहाँ पे please do remember very importantly कि कौन सी gases evolve हो रही हैं। NO2 is going to be a reddish brown colored gas and oxygen this is a colorless gas which is a constituent of air। तो इस तरीके से आपको clues दिए जाते हैं जो statement questions होते हैं, तो वहां पे आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मेटल नाइट्रेट्स क्लास 2 के जब हम हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने कार्बोनेट्स में पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, हमने हाइड्रोक्साइड में भी देखा कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड तो बनाया, मगर उसके साथ यहाँ पे क्या बना है, NO2 एंड ऑक्सीजन। जबकि क्लास 1 के केस में हमने देखा कि क्या बनेगा, मेटल नाइट्राइट बनेगा और साथ में ऑक्सीजन। NO2 गैस वहां पे क्लास 1 के नाइट्रेट्स में इवॉल्व नहीं होगी। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम नाइट्रेट। तो लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो Li2O NO2 एंड ऑक्सीजन बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। जिंक नाइट्रेट से जिंक ऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट से PbO NO2 एंड ऑक्सीजन। तो अब आपको ये रिएक्शंस याद करनी आसान हो जाएगी क्योंकि आपको मालूम है कि ये कौन सी क्लास के एलिमेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट हम आगे क्लास 3 पे। तो क्लास 3 अगेन हमेशा ही क्लास 2 जैसा ही होता है, बस सिर्फ हम क्या करते हैं, हम जो मेटल का ऑक्साइड होता है उसको तोड़ के मेटल और ऑक्सीजन फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा कि मेटल नाइट्रेट है उसे हमने हीट किया तो मेटल और ऑक्सीजन बनेगा और NO2। क्लास 2 के अंदर हमारे पास क्या था, मेटल का ऑक्साइड था। तो क्लास 2 के अंदर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड था, साथ में ऑक्सीजन था और यहाँ पे NO2। मगर क्लास 3 में हमेशा हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड ब्रेक कर जाता है मेटल में और ऑक्सीजन में, ठीक है। सो द नेट टोटल प्रोडक्ट विल बी मेटल, ऑक्सीजन एंड NO2। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोगों को ये सारी रिएक्शंस बहुत सिंपल हो लगनी चाहिए हैं क्योंकि हम बार बार एक ही चीज पे उस पे फोकस कर रहे हैं कि ये सब एक जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। सो हमारे पास है AgNO3। अगर हम इसे हीट करेंगे तो सिल्वर ऑक्सीजन और NO2 मिलेगा। मर्करी नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मर्करी ऑक्सीजन और NO2 मिलेगा। So let us look at the few questions जो कि previous year examinations में nitrate से related आए हैं। तो पहला question है हमारे पास, which one of the following nitrates will leave behind a metal on strong heating? कॉपर नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड फेरिक नाइट्रेट। और ये है AIEEE 2003 का क्वेश्चन। So the correct choice is going to be C choice, that is silver nitrate। तो इनमें से सिर्फ एक ही है जो कि क्लास 3 का मेटल है, बाकी सब क्या है, क्लास 2 के मेटल्स। तो क्लास 2 के मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे और क्लास 3 का मेटल सिर्फ मेटल फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन और NO2 गैस दैट विल बी लिबरेटेड। सो इट इज गोइंग टू बी C choice। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। AgNO3 को हीट किया तो सिल्वर, ऑक्सीजन एंड NO2 गैसेस लिबरेटेड। So next question, the products obtained on heating lithium nitrate will be LiNO2 and oxygen, Li2O NO2 and oxygen, Li3N and oxygen, Li2O NO and oxygen। So this should be very easy. This is also a AIEEE 2011 question.
एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी चॉइस, ऑक्साइड बनेगा, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज lithium nitrate decomposes on heating to give lithium nitrite and oxygen. Lithium is least reactive with water among the alkali metals. Lithium chloride crystallizes from aqueous solutions as lithium chloride 2H2O. And the fourth choice, lithium is the strongest reducing agent among the alkali metals. और ये JEE Mains April 2019 का क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम होगा, क्योंकि हमने उसको आज ही पढ़ा है कि लिथियम नाइट्रेट जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, NO2 गैस फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन, ना कि लिथियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। नाइट्राइट और ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। मगर उसके साथ साथ ऑब्वियसली सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए चॉइस। मगर हमारे लिए ये तीनों चॉइसेस की भी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर अमंग द अल्कली मेटल्स। सो प्लीज डू रिमेंबर कि लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इसलिए रिएक्टिविटी विद वाटर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। और उसके साथ आप जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लिथियम की वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होती है, सोडियम की फास्ट होगी, पोटेशियम की उससे भी ज्यादा फास्ट होगी। तो सीजियम तक जब हम पहुंचते हैं तो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। सो वी डू नॉट ट्राई इवन टू रिएक्ट सीजियम विद वाटर। ओके, वाटर के साथ मेटल्स का कैसा बिहेवियर होता है, इस पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है और हम उसको उसमें फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड सिमिलरली एक और पॉइंट है कि लिथियम, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर अमंग द अल्कली मेटल्स, येट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स एंड यू हैव टू टेल व्हाई। सो उसका आंसर क्या है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो उसमें छोटे साइज की वजह से हाइड्रेशन बहुत अच्छी होती है लिथियम की, और उसकी वजह से बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है एंड देयरफॉर दिस एक्ट्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। So this is something again you have to remember. Or lithium chloride, this crystallizes from aqueous solution as lithium chloride 2H2O. तो ये जो water of crystallization के molecules हैं, this is very very important. In fact इससे related एक और question है जो कि इस बार JEE Mains मार्च 2021 का एक क्वेश्चन है। सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट ऑल्सो विद यू सो दैट कि आपको ये पॉइंट हमेशा याद रहे। अब बिफोर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है और आप लोगों को वो याद रखनी चाहिए, और वो क्या है कि बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, दे आर deliquescent, they can absorb moisture from the air and they crystallize from aqueous solution as hydrates, that is lithium chloride 2H2O, magnesium chloride 8H2O। तो जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स में साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिवन होंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो सब आपको याद रखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2O गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एक जगह पे मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O भी मेंशन्ड है। सो प्लीज डू रिमेंबर कि वो 6H2O नहीं है, वो 8H2O ही है। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 8 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड रहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि JEE मेंस के मार्च सेशन में आया फॉर द ईयर 2021। ये 16th मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, बोथ कैल्शियम क्लोराइड 6H2O एंड मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2O undergo dehydration on heating. Statement 2, beryllium oxide is amphoteric whereas the oxides of other elements in the same group are acidic, and you have to tell which of the correct following options is going to be correct. So statement 1 false है, statement 2 true है, दोनों की दोनों true है, statement 1 true है, statement 2 false है, या दोनों की दोनों false है। तो सबसे पहले हम statement 2 को डिस्कस कर लेते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जबकि बाकी के ऑक्साइड्स of group 2 they are going to be acidic. So this is going to be incorrect, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है, बट बाकी के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स।
ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखते हैं, कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से एसिडिक हैं, उसके लिए मैं आपके इस बूस्टर इनऑर्गेनिक में और एक लेक्चर लेने वाली हूँ, सो दैट कि वो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और जितना भी नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, हम उस लेक्चर में सब चीज़ों को क्लियरली डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो और ये रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1, तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो फॉल्स ही है। स्टेटमेंट नंबर 1 में जो गिवन है कि कैल्शियम क्लोराइड 6H2O और मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2O दोनों को जब हम हीट करेंगे तो दोनों के दोनों डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मीनिंग कि वो अपने दोनों के दोनों जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज कर देंगे। तो क्या ये सही है या ये गलत है? तो अगेन आपको उसके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कम से कम 6-7 बारी पढ़ा हुआ है तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। तो लिवन क्या है आपकी एनसी टेक्स्ट बुक में, ये सेम वहीं से लाइंस ली है मैंने। The tendency to form the halide hydrates gradually decreases down the group. इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड देखोगे तो यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कैल्शियम क्लोराइड में वो 6 हो जाएंगे, स्ट्रोंशियम में 6 है और बेरियम क्लोराइड में दैट इज 2H2O। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जो आयन है उसका साइज इंक्रीज करता है और जैसे जैसे आयन का साइज इंक्रीज करेगा उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो हमें एग्जाम में पूछी गई है कि वो क्या है, द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, दे कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। तो अगर हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के सॉल्ट्स हैं जो कि क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड्स हैं, अगर हम उनको हीट करेंगे तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देंगे, वो एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऐसे ही हाइड्रेटेड हैलाइड्स को देखेंगे तो वो कंप्लीट डिहाइड्रेशन नहीं होती है, दे सफर हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2O है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है बट आपको उसका मीनिंग समझाने के लिए ये मैंने लिखा है। सो मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2O को जब हम हीट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 8H2O मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम OHCl प्लस HCl प्लस 5H2O। तो यहाँ पे एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा कि कैल्शियम क्लोराइड 6H2O की डिहाइड्रेशन होगी मगर मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2O इज गोइंग टू सफर अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके, सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस नाउ। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट्स पे। तो सल्फेट्स के अंदर अगेन हम तीनों क्लासेस में मेटल्स को डिवाइड करेंगे। क्लास 1 के जो मेटल सल्फेट्स होंगे अगर हम उसको देखेंगे तो दे आर गोइंग टू बी थर्मली स्टेबल टू हीट। तो मेटल सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1, द अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, दे आर गोइंग टू बी थर्मली स्टेबल टू हीट। तो अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो देयर विल बी नो डिकम्पोजिशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम सल्फेट हो, नो डिकम्पोजिशन। सिमिलरली पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्लास 2 के सल्फेट्स पे। तो क्लास 2 के सल्फेट्स को जब हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अगेन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने कार्बोनेट्स में देखा कि मेटल ऑक्साइड बना, हमने हाइड्रोक्साइड में देखा मेटल ऑक्साइड बना, हमने नाइट्रेट्स में भी देखा कि मेटल ऑक्साइड बना और उसके साथ कुछ गैसेस रिलीज हुई अकॉर्डिंग टू द एनायन दैट वी हैड। सो अब ये सल्फेट है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। सो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगेन लिथियम सल्फेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट सेम बिहेवियर, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लेड सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। Fe2SO4 3 को जब हम हीट करते हैं तो वो फॉर्म करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 एंड अलोंग विद दैट सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब यहाँ पे प्लीज डू रिमेम्बर कि ये क्या है, आयरन इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हमारे पास आयरन होगा इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अगर हमारे पास फेरस सल्फेट हो, तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको उसको एक स्टार मार्क करके, रेड मार्क करके, बॉक्स आइटम बना के प्लीज हमेशा याद रखना, क्योंकि वो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो वो FeO नहीं फॉर्म करेगा, वो अगेन Fe2O3 ही फॉर्म करेगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और ऐड करूंगी, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए भी आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद रखोगे। एंड सिमिलरली दो और ऐसे एग्जांपल्स आपको बताऊंगी जिसके प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर दैट, हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड is going to be formed at a temperature which is going to be below 800 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिकम्पोज फर्दर, फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज वन एडेड इंफॉर्मेशन जो कि आप प्लीज हमेशा याद रखना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस विल बी गिविंग अस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसलिए मेटल सल्फेट को अगर आपने 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे हीट किया तो मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में मिलेगा, मगर अगर कम पे हीट किया तो मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, सो इन एक्सेप्शंस को हम कैसे याद रखें? वेल, उसका तरीका ये है कि हम इन एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करें, इस रिएक्शन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें सो दैट कि ये हमें याद रहे। तो फेरस सल्फेट को हीट करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो मुझे जरूर यकीन है कि आप लोगों को ये रिएक्शन अपने एग्जाम तक याद रहेगी। ठीक है, तो वेल, इसको कैसे याद करें, लेट मी शो यू दैट। हमने देखा, हमने सीखा कि क्लास 2 के जो सल्फेट्स हैं अगर हम उनको हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अगर हमने Fe2SO4 के केस में देखा तो अगेन उसने Fe2O3 और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म किया। इनमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे तो लेड की यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फेरिक सल्फेट में और फेरिक ऑक्साइड में अगेन आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल स्टेट है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और आयरन के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। अब अगर हम सिमिलरली फेरस सल्फेट को देखें, हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये सेम नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये FeO है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझ के। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमने पहले फेरस सल्फेट लिया, हमने उसको हीट किया, हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड लिखते हैं तो हमारा काम बन जाता है, तो हमने यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही लिख दिया कि FeSO4 से FeO बनेगा, दैट मींस आयरन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे कि हमने सारे क्लास 2 के सल्फेट्स के लिए किया, राइट? तो +2 एंड +6 ठीक लग रहा है हमें, मगर यहाँ पे जो ट्विस्ट इन द स्टोरी है वो ये है कि Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। इसका मतलब है दिस कैन स्टिल गेट ऑक्सीडाइज्ड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, सो दिस कैन स्टिल गेट रिड्यूस्ड। हमारे पास अब दो ऐसी सब्सटेंसेस बन गई जो कि एक ऑक्सीडाइज हो सकती है और दूसरी रिड्यूस हो सकती है। सो इसका मतलब है कि FeO is going to act as a reducing agent and sulfur trioxide is going to act as an oxidizing agent, and well, there is going to be a redox reaction taking place. Okay,
सो हमारे पास क्या है, FeO that is in the +2 oxidation state and sulfur trioxide in the sulfur in the +6 oxidation state. So ये आगे फर्दर रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होने पे क्या फॉर्म करेंगे, Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, सल्फर +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को एड अप करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 FeO है तो हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके बाद दैट इज गोइंग टू बी 2 FeSO4, FeO will cancel out, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है रिएक्टेंट साइड पे एक मॉलिक्यूल होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का, और साथ में Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अगर आपने इस तरीके से इस रिएक्शन को खुद से एक बारी सोच के लिखा, अब एक बारी आप समझ चुके हो, एक बारी आप खुद लिखोगे तो आई एम श्योर कि आपको ये प्रोडक्ट हमेशा याद रहेगा। सो नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही एक और एक्सेप्शनल रिएक्शन है, क्रोमियम सल्फेट फॉर्मिंग ऑन हीटिंग Cr2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फेट में क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cr2O3 में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बिल्कुल जैसे कि हमने फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन लिखा, बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्शन आप लिख सकते हो और आप उसका प्रोडक्ट याद रख सकते हो। एक दो बारी इसको खुद से लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आई एम श्योर कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि फेरस सल्फेट क्रोमियम सल्फेट को हीट करने में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। राइट, अब सिमिलरली एक और ऐसी ही रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट डिफरेंट है और हम कैसे उसको याद रखेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। सो हमारे पास है SnSO4 जहां पे टिन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हीट करने पे ये SnO2 फॉर्म कर रहा है दैट इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगेन आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर ब्रेक करके लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर। टिन सल्फेट को हीट किया तो पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमने टिन ऑक्साइड फॉर्म कर दिया और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो +2 से ये +4 में जा सकता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से आ सकता है। सो SnO will be acting as the reducing agent and sulfur trioxide will be acting as the oxidizing agent. Again एक स्टेप फर्दर जाते हुए एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। सो वी विल बी गेटिंग SnO plus SO3 फॉर्मिंग SnO2 plus SO2। अब यहाँ पे SnO है, सो अब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सो जस्ट सिंपली एड अप द रिएक्शंस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा that is going to be SnSO4 will be giving us SnO2 and SO2. So sulfur trioxide, SnO ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट बचेगा SnSO4 giving us SnO2 and SO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं फॉर्म हो रहा। सो ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ सल्फेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंपल वे से आप उनको याद रख सकते हो। वन मोर थिंग, SnO2 अगेन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो SnO2 इज कॉल्ड एज द कैसिटराइट ओर, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ सल्फेट्स फॉर द क्लास 2 मेटल्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज हम याद करेंगे, वेल वो क्या है, कॉपर सल्फेट 5H2O। तो जहां पे भी मैंने आपको बताया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो सब टॉपिक्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट 5H2O, दिस इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। अगर हम इसे सनलाइट को एक्सपोज कर देंगे, ऐसे ही खुला डिब्बा छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि सनलाइट की हीट की वजह से भी 2 मॉलिक्यूल्स evaporate करेंगे and what we will be getting is copper sulfate 3H2O which is going to be bluish white in color। अगर अब इस सॉल्ट को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो तो अगेन 2 मॉलिक्यूल्स का फर्दर लॉस होगा, what we will be getting is copper sulfate H2O which is white in color। इसको और फर्दर 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमारे पास एनहाइड्रस सॉल्ट आ जाएगा, कॉपर सल्फेट which is white in color।
ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन आपको पहले ही याद करना पड़ेगा। और कॉपर सल्फेट जब आ गया तो अगेन जो कि हमने क्लास 2 के मेटल सल्फेट्स के लिए किया है बिल्कुल वैसा ही रहेगा कि अगर तो टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो फॉर्म करेगा ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और अगर 800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, सो कॉपर सल्फेट को अगर आप 220 से 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं तो दैट विल बी फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। ये एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू होगा और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अगर ये टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इज अ ब्लैक कलर रेजिड्यू। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। सो हम आपको इसके पिक्चर भी दिखा देते हैं सो दैट कि आपको ये याद रहे। कॉपर सल्फेट 5H2O, दिस इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल, इसका कलर ब्लू कलर का होता है। और जब हम इसे हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं वो लूज करता है और हमें मिलता है एक व्हाइट कलर का एनहाइड्रस सॉल्ट दैट इज कॉपर सल्फेट। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि आप चीज याद रख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पहले हीट करने पे दो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, फिर और फर्दर हीट करने पे दो जा रहे हैं और फिर और फर्दर हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है। वेल उसका आंसर है कि आपको अगर कॉपर सल्फेट 5H2O का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। और इसका जो कॉपर सल्फेट 5H2O का स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो आपको वो भी याद होना ही चाहिए। तो कॉपर सल्फेट 5H2O में यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल ही होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, जो कि एक्चुअली में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके कॉपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप इसको एक्चुअली में अब यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स एक कॉपर के साथ जो एसोसिएटेड है वो बाहर की तरफ है, दो अंदर की तरफ है और एक ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। राइट, तो सबसे पहले जब हम हीट करते हैं या सिर्फ सनलाइट को एक्सपोजर है तो ये जो बाहर की तरफ है उनको लूज करना आसान है, सो दैट विल बी गोइंग फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अंदर की तरफ है दे विल बी गोइंग, सो दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, उसको निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए हमें एक हायर टेम्परेचर पे जाना पड़ता है। सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन रिमेंबर। और उसके साथ साथ आपको बहुत बारी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट 5H2O में किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। अब हम हाइड्रेटेड सल्फेट्स की बात कर रहे हैं तो हम अगेन यहाँ पे फेरस सल्फेट को भूल नहीं सकते। सो फेरस सल्फेट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद 7 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। सो कॉपर सल्फेट 5H2O इज ब्लू विट्रियोल, फेरस सल्फेट 7H2O इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। अब इसे हम 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज फेरस सल्फेट। और उसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो उसका प्रोडक्ट आप याद कर चुके हो कि दैट विल बी फॉर्मिंग Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जबकि फेरिक सल्फेट विल बी फॉर्मिंग फेरिक ऑक्साइड एंड along with that sulfur trioxide. Okay, so I hope this is very clear. इसके लिए भी आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो so that कि आपको ये कलर्स याद रहे. So green vitriol is going to be green in color. Yes, so it is ferrous sulfate 7H2O that you can see in the picture. और साथ में अब यहाँ पे आप Fe2O3 भी देख सकते हो कि ये एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर है। ठीक है, सो ये रेजिड्यू बचेगा जब हम फेरस सल्फेट 7H2O को टू अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन कैल्शियम सल्फेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O इज अनदर हाइड्रेटेड सल्फेट एग्जांपल दैट वी हैव फ्रॉम कैल्शियम। सो कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसको जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये अपने 1.5 मॉलिक्यूल्स
ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। ठीक है, और अगर हम इसे फर्दर 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग इज कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस। तो यहाँ पे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हुआ, इसे हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर, क्योंकि ये हमारे किसी भी यूज का नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर डालते हैं तो अगेन वो एक हार्ड पोरस मास बनता है, जिसे फॉर्मूला क्या होगा, अगेन कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जिप्सम इज ऑल्सो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल डालने से जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एक हार्ड पोरस मास बन जाता है, जो कि आप सब लोगों ने देखा है कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टर लगाते हैं। तो वो जो प्लास्टर लगाते हैं दैट व्हाट दे आर डूइंग इज कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को लेकर उसको वेट करके उसको सेट करके बोन को, जहां पे भी वो बोन को सेट करना होता है उसके ऊपर इसको लगा देते हैं और वो एक हार्ड मास बन जाता है, वो मूव नहीं करेगा। तो अंदर जो बोन हमने जहां पे भी सेट की है वो उसी पोजीशन पे हील हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक हार्ड पोरस मास बना कैल्शियम सल्फेट 2H2O विच इज डिफरेंट फ्रॉम जिप्सम, क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। Okay, so gypsum is also calcium sulfate 2H2O. This hard porous mass which is formed by adding water to POP is also calcium sulfate 2H2O, but इनका crystalline structure different होता है, ये दोनों same नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक सल्फेट 7H2O। इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। हालांकि ज्यादा फ्रिक्वेंटली अगर हम देखें तो क्वेश्चंस आते हैं कॉपर सल्फेट के ऊपर, फेरस सल्फेट के ऊपर या कैल्शियम सल्फेट पे, बट आई जस्ट कैन नॉट मिस दिस आउट, सो मैं आपको बता रही हूँ। सो जिंक सल्फेट 7H2O को अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस होगा। 200 डिग्री सेल्सियस पे 5 और का लॉस होगा, सिर्फ एक ही वाटर बच जाएगा। अगेन ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे जिंक सल्फेट बनेगा, ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे दिस विल बी फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो ये वाला पोर्शन तो आई होप आप सब लोगों को अब याद हो ही गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन टेम्परेचर्स को भी याद कर लेना। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि जिंक सल्फेट। इनफैक्ट जिंक सल्फेट 7H2O एंड मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। सो मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O is called as Epsom salt and it has a crystalline structure which is just similar to zinc sulfate 7H2O, और इसलिए हम इनको बोलते हैं isomorphous compounds. So what is isomorphism? Compounds having similar molecular formula and identical crystal structure, they are called as isomorphous. तो यहाँ पे जिंक भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीशियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड है, ये भी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड है। दोनों को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स एंड द फिनोमिनन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आसान वाले काम पे। क्लास 3 के मेटल सल्फेट्स आ गए तो बिल्कुल हमारा प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट ही बनेगा कि जब भी हम मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो वो जो ऑक्साइड बनता है क्लास 2 में वो भी आगे ब्रेक कर जाता है मेटल में और ऑक्सीजन में, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है सिल्वर सल्फेट, हीट किया तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। राइट, आई होप दिस इज नाउ क्लियर। And similarly, mercury sulfate से mercury oxygen and sulfur trioxide is going to be formed. यहाँ पे अगेन अमोनियम कंपाउंड्स को भूल नहीं सकते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं कि इनको कैसे याद रखेंगे। तो अमोनियम सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया और H2SO4 बनता है। H2SO4 को जब हम फर्दर हीट करते हैं सो दैट गोइंग टू फॉर्म वाटर प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो इसको मैं रिएक्शन को अभी जब अमोनियम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे।
सो वापस मैं चलती हूँ सल्फेट्स के अब कुछ क्वेश्चंस पे, सो दैट की कंसेप्ट एक बारी फिर से रिवाइज हो जाए, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलेंगे. सो व्हेन जिप्सम इज गोइंग टू बी हीटेड टू 393 केल्विन, इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O, कैल्शियम सल्फेट 5 H2O, डेड बर्न प्लास्टर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट. एंड दिस इज द जेईई मेंस 2020 क्वेश्चन. ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि ये बूस्टर क्लासेस क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं वो है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी आ सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं. सो हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो आई होप आप लोग इसका आंसर जानते हैं कि क्या होगा. सो 393 केल्विन मीन्स व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री सेल्सियस. और जब हम कैल्शियम सल्फेट 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, so that is going to be forming plaster of Paris. Okay, so calcium sulfate half H2O plus 1.5 H2O at 120 degree Celsius or 393 Kelvin. The correct answer is going to be A choice. So हमारा next question है copper sulfate 5H2O at a temperature of 1000 डिग्री सेल्सियस A plus B plus ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, और कॉपर सल्फेट डॉट H2O एक X टेम्परेचर पे कॉपर सल्फेट फॉर्म कर रहा है. ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शंस आर A इज कॉपर सल्फेट, A इज कॉपर ऑक्साइड, B सल्फर डाइऑक्साइड, X इज 230 डिग्री सेल्सियस. और वेल प्लीज डू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे एक से ज्यादा चॉइसेस सही है, सो आप अपना ऑप्शन वाइसली चूज कीजिए. सो वेल अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम इसे डिस्कस करते हैं. यहाँ पे कॉपर सल्फेट 5H2O को हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, जिसका मीनिंग है कि टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस पे से ज्यादा हो गया. तो 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, क्या मतलब क्या होगा कि कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आगे फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगी. सो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट. वाटर मॉलिक्यूल्स का भी लॉस हो जाएगा. वेल वी कैन राइट दिस आल्सो एज 5H2O ओवर हियर, कि ये भी इवेपोरेट कर जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा. ठीक है, so A is going to be copper oxide, B is going to be sulfur dioxide, so this is correct. And copper sulfate dot H2O का जब आप हीट करते हो तो कौन से टेम्परेचर पे हीट करोगे कि ये कॉपर सल्फेट बने? वेल दैट इज अ टेम्परेचर ऑफ 220 डिग्री सेल्सियस. सो ये 220 एंड देयर इट इज 230, सो ऑलमोस्ट सेम सा ही टेम्परेचर है. सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो करेक्ट. सो डी ऑप्शन इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शंस आर बी सी डी. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट 7H2O इज हीटेड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर. सो दिस शुड बी नाउ वेरी इजी. The correct answer is going to be D choice. So ferrous sulfate on heating is going to give us Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. Okay, so ferrous sulfate is called as green vitriol, and Fe2O3, this is going to be a reddish or a reddish black or a reddish orange color residue. Next आ गया question number 4. In solid copper sulfate 5H2O, copper plus 2 is coordinate bonded to water molecules. One water molecule is hydrogen bonded. It has 4 types of bonding: ionic, covalent, hydrogen and coordinate. And 5 molecules of water are coordinate bonded to copper. Okay, again this is going to be multi correct. आपको यहाँ पे क्या बताना होगा कि ऑब्वियसली कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है. एक से ज्यादा करेक्ट है, सो प्लीज आप अपना आंसर चूज कीजिए. So the correct answer is going to be A, B and C. All the 3 choices are correct. Copper forms coordinate bonds with 4 water molecules. One molecule is going to be hydrogen bonded to copper, and there are 4 types of bonding. Ionic भी present होगा. Copper plus 2 और सल्फेट के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सल्फेट मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है. वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन कॉपर एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट. और फिफ्थ ऑप्शन गलत है कि 5 मॉलिक्यूल्स नहीं, 4 मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे कॉपर के साथ. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, which is a JEE Mains 2019 question.
A hydrated solid X on heating initially gives a monohydrated compound Y. Y on heating above 373 Kelvin leads to an anhydrous white powder Z. X and Z are baking soda and dead burnt plaster, washing soda and soda ash, washing soda and dead burnt plaster, baking soda and soda ash. So सबसे पहले आपको इन compounds के chemical formulas मालूम होने चाहिए. Baking soda is going to be sodium bicarbonate. Dead burnt plaster is calcium sulfate anhydrous. Washing soda is sodium carbonate 10H2O. ठीक है, अगेन एक और हाइड्रेटेड सॉल्ट आ गया और हाइड्रेटेड सॉल्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सोडा एश इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट लोएस्ट ऑल द 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सोडा एश. ठीक है, और फिर वॉशिंग सोडा, डेड बर्न्ड प्लास्टर, बेकिंग सोडा, सोडा एश. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसको हीट करने पे कैल्शियम सल्फेट तो नहीं बनेगा. वॉशिंग सोडा को हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करके वो सोडा एश फॉर्म कर सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑप्शन विच यू कैन थिंक इट इज करेक्ट. देन वी हैव वॉशिंग सोडा एंड डेड बर्न्ड प्लास्टर, अगेन नॉट पॉसिबल. बेकिंग सोडा एंड सोडा एश, it is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is not having any molecules of crystallization. So अगर आपको सिर्फ इसकी नॉलेज है कि ये कंपाउंड्स के फॉर्मूला क्या है तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी बी चॉइस. ठीक है, मगर अगर आपको यहाँ पे अदरवाइज नहीं भी याद है तो अगर आप लोग कैल्शियम सल्फेट 2H2O याद है, सो दैट इज गोइंग टू बी एट 200 डिग्री सेल्सियस जबकि वो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करेगा. जबकि यहाँ पे क्या गिवन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो एनहाइड्रस वाइट पाउडर फॉर्म कर रहा है. सो इट कैन नॉट बी कैल्शियम सल्फेट दैट इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म डेड बर्न्ड प्लास्टर. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो वेल वो पॉसिबिलिटी क्या है और ये टेम्परेचर भी आप प्लीज याद कर लीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O, दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा. इसको हम हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस तो ये अपने 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म करेगा विच इज कॉल्ड एज सोडा एश. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी चॉइस. सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स. तो अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में भी देखा है कि हमें ये प्रोडक्ट्स याद करने हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. अमोनियम कार्बोनेट. अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं वो फॉर्म करता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि हम अगर अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इसको हीट करने पे अमोनिया और वाटर बनता है. तो क्या इसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी ही निकलेगी. कैन यू थिंक ऑफ इट. वेल नो, द आंसर इज नॉट करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अमोनियम डाइक्रोमेट दिखाऊं तो एक अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं दिस फॉर्म्स N2 प्लस वाटर प्लस Cr2O3. और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि अमोनियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है. जब हम इसे हीट करते हैं N2 गैस रिलीज होगी, वाटर विल बी ऑल्सो लॉस्ट एज वाटर वेपर. हमारे पास पीछे एक रेजिड्यू बचेगा दैट इज Cr2O3 जो कि ग्रीन कलर का रेजिड्यू है. और बहुत फ्रिक्वेंटली अगेन ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आता है कि एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट हीट किया, उसमें ग्रीन कलर का रेजिड्यू बना और साथ में एक ऐसी गैस प्रोड्यूस हुई जो कि एक एटमॉस्फेरिक गैस है और साथ में उसके या आप दो गैसेस कहो कि दो गैसेस इवॉल्व होगी. सो इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस इज ऑरेंजिश इन कलर एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रीन कलर रेजिड्यू. सबसे पहली चीज. अब यहाँ पे दूसरी बात हम जो बात कर रहे थे कि एक हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है जो कि अमोनिया रिलीज कर रहा है, दूसरा अमोनियम सॉल्ट है जो कि N2 गैस रिलीज कर रहा है. और एग्जांपल भी देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट. इसको हम हीट करते हैं तो N2O और साथ में वाटर बन रहा है तो एक और तरह की गैस प्रोड्यूस हो गई. तो वेल हम इस सब को कैसे याद रखें कि कौन से सॉल्ट से कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा. अमोनिया प्रोड्यूस होगा कि N2 प्रोड्यूस होगा कि N2O प्रोड्यूस होगा और साथ में उसके साइड प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे. राइट. सो इसको बहुत ज्यादा सिंपल वे में याद किया जा सकता है. अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको याद करने के लिए वेल मैं आपको दो एग्जांपल्स दोबारा से दिखाती हूँ.
सबसे पहला एग्जांपल अमोनियम कार्बोनेट, इसको हीट करने पे अमोनिया बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसमें हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनियम कार्बोनेट में -3, अमोनिया में भी -3। व्हाट दिस मींस इज कि इसमें हीट करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हुआ। जबकि अगर हम दूसरा रिएक्शन देखें, दैट इज अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2 Cr2O7 फॉर्मिंग N2 प्लस वाटर प्लस Cr2O3। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो नाइट्रोजन की, तो -3 से 0 पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ फ्रॉम -3 to 0। जबकि अमोनियम कार्बोनेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो इन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज टेकिंग प्लेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज। वो क्या चीज थी जिसने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन करवाई। वेल उसका आंसर है उसके एनायन ने। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट में Cr2O7 2 नेगेटिव एनायन है, जिसने की ऑक्सीडेशन की नाइट्रोजन की फ्रॉम अमोनियम टू N2 फ्रॉम -3 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि अगर हम कार्बोनेट आयन देखेंगे तो उसने ऑक्सीडेशन नहीं की। तो वेल इसका इन्फ्रेंस क्या हुआ कि Cr2O7 -2, the dichromate anion, this is oxidizing in nature, whereas the carbonate ion, this is non-oxidizing. तो हमारे पास दो तरह के एनायंस है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एनायन और एक है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साल्ट का प्रोडक्ट, और उसको याद करने का ट्रिक लाए करेगा उसके एनायन को आइडेंटिफाई करने में कि क्या वो एनायन ऑक्सीडाइजिंग है या वो एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। तो हमारे पास 6 ऑक्सीडाइजिंग एनायंस हैं, हम उनको याद करेंगे, बाकी के सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस को याद करने के लिए सिर्फ 6 एनायंस को याद करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, so nitrite ion NO2 minus, nitrate ion NO3 minus, MnO4 minus, manganate ion Cr2O7 2 minus dichromate, ClO4 minus perchlorate, IO3 minus iodate ion। so ये हो गए हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, और इसके अलावा जितने भी एनायंस हैं वो होंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल, सल्फेट, फॉस्फेट, आयोडाइड, क्लोराइड, ये सब क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। अब ऑक्सीडाइजिंग एनायंस वाले अमोनियम सॉल्ट्स को जब हम हीट करेंगे तो हमेशा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N2। एक्सेप्शन एक है, दैट इज नाइट्रेट आयन, दैट विल बी रिलीजिंग N2O, मगर वो भी आप बहुत आसानी से याद कर लोगे जब मैं आपको बताऊंगी इन रिएक्शंस को 1 by 1 लिखना, राइट। और जितने भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस हैं वो रिलीज करेंगे अमोनिया। सो अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन सा नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, कौन सा अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है, और साइड प्रोडक्ट्स को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको अभी जल्दी से बता दूंगी। सो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। सो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एनायंस वाले सॉल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या प्रोडक्ट होगा, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आइडेंटिफाई करना कि एनायन कौन सा है। सो वी हैव डाइक्रोमेट आयन विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग है तो एक प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी मालूम है कि वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी N2 गैस। तो हम अमोनियम डाइक्रोमेट को लिखेंगे और एरो डाल के प्रोडक्ट्स लिखना शुरू करेंगे, और पहला प्रोडक्ट लिख देंगे, दैट इज गोइंग टू बी N2। अब N2 के अलावा क्या बन रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस कंपाउंड के अंदर देखना है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज 4 into 2, 8 हाइड्रोजन्स। जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको 2 से डिवाइड करके उतने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दो, right? So count the number of hydrogen divided by 2 and convert these into water molecules. So from ammonium dichromate, what you will be getting is N2 plus 4H2O. राइट अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज वेरी इजी। आप इसमें से नाइट्रोजन को निकाल दो, 2 नाइट्रोजन निकल गए, 4 हाइड्रोजन निकल गए, उसके बाद क्या बचा, 2 क्रोमियम बचेंगे और हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचेंगे। इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे एंड दैट विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी Cr2O3।
ओके, सो वेरी सिंपल, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट? हमने इस एनायन को देखा, एनायन ऑक्सीडाइजिंग था तो N2 बनाया, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उसके प्रोपोर्शनेटली 2 से डिवाइड करके वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, और बाकी जो कुछ भी बचा उसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया एंड प्रोडक्ट बन गया, दैट इज Cr2O3. ओके, so I hope this is clear. This is the orange color compound which is giving a green color residue, and along with that it is release of nitrogen gas. Perfectly clear? Great. सो नेक्स्ट हम अगला कंपाउंड देखते हैं, दैट इज अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2. क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे? अगेन आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसा एनायन है. दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एनायन. सो यहाँ पे N2 गैस रिलीज होगी. N2 गैस को रिलीज करने के बाद नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे. अब उसके बाद देखेंगे कि कुछ बचा के नहीं, 2 नाइट्रोजन निकल गए, 4 हाइड्रोजन भी निकल गए और 2 oxygen, so nothing is left. So this is the total products that are going to be formed on the thermal decomposition of ammonium nitrate. I hope this is clear. नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट. ये वो एक्सेप्शन वाला था, मगर इसको भी आपको एज एन एक्सेप्शन याद नहीं करना पड़ेगा. इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर. अगेन सेम स्टेप, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो N2 गैस रिलीज होगी. वाटर मॉलिक्यूल्स देखोगे तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉर 4 हाइड्रोजन एटम्स. उसके बाद बचेगा सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम. ठीक है, सो ऑक्सीजन का एटम बचा, उसको हमने कहाँ पे ऐड कर देना है, इसी नाइट्रोजन के साथ. सो दैट विल बी फॉर्मिंग N2O प्लस वाटर. सो अब आई होप आपको इन तीनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स याद हो गए. आपको इनको मगअप नहीं करना पड़ेगा, जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको लिख सकोगे. Let us try one more. It is ammonium perchlorate now, NH4ClO4. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? अगेन आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है. ऑक्सीडाइजिंग है इसका मतलब है N2 गैस रिलीज होगी, मगर यहाँ पे डू रिमेंबर कि यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक था, इसलिए आपको इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे. सो दिट इज गोइंग टू बी 2 NH4ClO4, जिसमें से आप N2 को निकाल पाओगे. ओके, वो निकालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 8 वाटर है. 8 वाटर के लिए आप कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. उसके बाद अब आपके पास क्या बचा, उसके बाद आपके पास बचे 2 क्लोरीन के एटम्स और 4 ऑक्सीजन के एटम्स. अब यहाँ पे थोड़ा स्टोरी में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, जबकि जब क्रोमियम और ऑक्सीजन था तो हमारे पास क्रोमियम एक मेटल था और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल था. तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है वो याद रखनी है कि अगर लेफ्ट ओवर एटम्स में एक मेटल होगा तो आप उसको इकट्ठा लिख के एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर दोगे, जैसे कि Cr2O3. मगर अगर जो लेफ्ट ओवर एटम्स हैं वो सब नॉन मेटल्स ही हैं, तो वी विल बी राइटिंग देम सेपरेटली. So C2 chlorine atoms is going to be chlorine का 1 molecule Cl2, and 4 is going to be 2 oxygen molecules 2O2. Okay, so we will be having Cl2 and O2 being formed, and therefore the overall reaction can be written as NH4ClO4 forming nitrogen, water, chlorine and oxygen. Easy enough now to remember the products. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपको इसको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आप इसको अपने आप से लिख सकोगे. सिमिलरली आप NH4IO3 के लिए भी लिख सकते हो. 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, N2 फॉर्म किया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए, बचेगा क्या हमारे पास, आयोडीन और ऑक्सीजन. सो दैट यू विल बी राइटिंग एज I2 and O2. Next I move on to the non-oxidizing anions or weak oxidizing anions, for example the carbonate, the hydroxide, the sulfate and so on. So let us look at them also one by one. सबसे पहले है हमारे पास अमोनियम क्रोमेट. तो अमोनियम क्रोमेट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एनायन कौन सा है. तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है, वो उन 6 में से नहीं है जो हमने याद किए थे. इसका मतलब है कि ये क्या गैस रिलीज करेंगे, ये अमोनिया गैस को रिलीज करेंगे. ओके, सो कार्बोनेट आयन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग, देयरफॉर अमोनिया गैस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड.
सो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने इसको अमोनिया निकाल दिया। अमोनिया निकालने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू इज दैट व्हाट द प्रोडक्ट फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट इसको आप कैसे याद करोगे? इसको याद करने के लिए सिंपली आप क्या करो, जितने भी अमोनियम आयंस प्रेजेंट हैं उसको रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन एटम से, right? So replace the ammonium ions with H positive to form the corresponding acid. So we will be having ammonium carbonate giving us ammonia and H2CO3। जितने भी अमोनियम आयंस थे, दो अमोनियम आयंस से हमने यहाँ पे सिंपली अमोनियम की जगह पे H लिख दिया, तो H2CO3 बन जाएगा। अब जब हम हीट करते हैं तो ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनसे भी जो प्रोडक्ट बनेगा, वेल वो आपको याद करना है कि वो कैसे बनेगा। ओके, तो जब भी आपके पास एक ऑक्सो एसिड हो जो कि अपनी एलिमेंट को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास H2CO3 है। H2CO3 इज कार्बन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग। Okay, so carbon is going the +4 oxidation state. This is an oxo acid with the central atom in the highest oxidation state। और इनकी जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो वेल क्या करना है कि इसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपने निकाल देने हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन के लिए आप एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकाल दोगे। ओके, सो डिहाइड्रेट और remove the water molecule from the acid. So we have H2CO3 on heating. This will give us one water molecule और one water molecule निकालने के बाद क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। So overall हमारे पास जो total product बनेगा that is going to be 2 ammonia along with that carbon dioxide and water. So this is what the product was. Repeating it again, सबसे पहले आप identify करोगे कि कौन सा एनायन है, ये एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है इसलिए अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो सबसे पहले आप अमोनिया एज द प्रोडक्ट लिख दोगे, उसके बाद अमोनिया की जगह पे आप हाइड्रोजन का एटम बना दोगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे H2CO3 बना। इसमें से अब आपको वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल के कंप्लीटली इसको डिहाइड्रेट कर देना है और इसके एसिड एनहाइड्राइड पे पहुंच जाना है या इसके एसिडिक ऑक्साइड पे कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो H2CO3 में से जब आप वाटर निकालोगे सो इट विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अगेन एक चीज और रिमेंबर कर सकते हो कि जब भी आप एक ऑक्सो एसिड जब वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसमें से जब उसको डिहाइड्रेट करोगे तो जो एसिडिक ऑक्साइड बनेगी वेल दैट इज गोइंग टू बी in the same oxidation state. So ये carbon will be again in +4 oxidation state. ये आपका counter check भी हो सकता है for the product. Okay, so ammonium carbonate on heating will be forming ammonia, carbon dioxide and water. So next we have as ammonium sulfate. तो again आपको identify क्या करना है कि सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग वाले 6 में से नहीं था, तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया बना और उसके बाद यहाँ पे NH4 की जगह पे हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, सो दैट विल बी गिविंग अस H2SO4। H2SO4 को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो वो हमें क्या देगा? वाटर प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, सिमिलरली फॉस्फेट आ गया, तो फॉस्फेट में जब आएगा तो अगेन 3 अमोनिया बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे NH4 3 है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने 3 अमोनिया बाहर निकाल दिए। 3 अमोनिया बाहर निकालने के बाद अमोनिया की जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सो ये बन जाएगा H3PO4। सो हमने इसको लिख दिया। अब H3PO4 को आगे फर्दर हीट करने पे डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, 3 है तो 2 ही हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं, सो आपने क्या फॉर्म कर दिया? H2O प्लस HPO3। अब HPO3 दैट इज अगेन हैविंग वन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। इसका मतलब है कि यहाँ से अभी और वाटर निकल सकता है। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, और फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं इनको नाम कैसे याद करते हैं? दैट इज गोइंग टू बी वन अगेन अ सेपरेट लेक्चर फॉर यू पीपल। ओके, सो वी हैव अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट। सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो? इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, उसमें से आप अगेन एक वाटर को निकाल सकते हो। सो दैट विल बी मेकिंग इट, if I just write down, it will be 2HPO3.
Okay, so we will be having 2 hydrogen, we will be having 2 phosphorus and we will be having 6 oxygen, जिसमें से आप H2O को निकाल दोगे तो ये निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा P2O5. Okay, so this is what you will be having, water plus P2O5 as the end product of dehydration of H3PO4. ठीक है, सो अगेन आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, फॉस्फोरस यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और यहाँ पे P2O5 में भी फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके, सो अमोनियम फॉस्फेट से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अमोनिया प्लस वाटर प्लस P2O5. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन अब आपके सामने है NH4OH, तो अगेन आपको अमोनिया निकालना है, यहाँ पे उसको रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन से, सो HOH इज नथिंग बट वाटर. सो दिस इज व्हाट विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर. अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो अमोनिया, अगेन इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगाओगे तो HCl बनेगा, सो अमोनिया प्लस HCl. आई होप दिस इज नाउ वेरी इजी. आप मेरे को एक भी रिएक्शन को क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आप सबके सब अब खुद से आसानी से लिख सकते हो. सो मेरे पास अब अगला क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चंस के बिना जब तक हम उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, हमें पता नहीं लगता कि हमने सही सीखा कि नहीं. सो लेट अस डू दैट आल्सो. सो वी हैव अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया, A और वाटर बनेगा. अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो B प्लस वाटर बनेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट. अब आप जानते हो कि हमारे पास नाइट्राइट और नाइट्रेट कैसे आयंस है, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायंस थे, तो दोनों ही केस में क्या रिलीज होना था, पहले N2, मगर यहाँ पे देखते हैं हम कि बाद में एक ऑक्सीजन का एटम बच जाता था तो हमने इसको जोड़ दिया था, तो उसको N2O बना दिया था. सो दैट मीन्स कि इस केस में A is going to be N2 and B is going to be N2O. Okay, so the correct option is going to be what? It is going to be D choice. So next हमारे पास है among the following compounds which on heating do not produce N2. We have ammonium dichromate, we have ammonium chloride plus ammonium nitrite, we have ammonium chloride plus calcium hydroxide and we have barium azide. ओके, सो बाकी सब बहुत आसानी से आप कर लोगे. बेरियम असाइड आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज a compound which is going to give us the purest form of nitrogen. तो बेरियम अजाइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें purest form of nitrogen मिलता है, so that you have to remember. Similarly sodium azide also. ओके, तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के सारे आप खुद से ढूंढ सकते हो. ओके, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट को आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन देगा, वाटर देगा, Cr2O3 देगा. बहुत बारी हमने इस रिएक्शन को देख लिया. अब नेक्स्ट में आप कहोगे कि मैम आपने ये रिएक्शन तो नहीं सिखाई थी, तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा. सो यहाँ पे जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वी हैव NH4Cl एंड NaNO2. जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो वेल ये क्या करेंगे, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीनिंग कि एनायंस criss cross हो जाएंगे, so we will be getting NH4NO2 and along with that we will be getting NaCl. अब NaCl तो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये स्टेबल होगा. अमोनियम नाइट्राइट बन गया. अमोनियम नाइट्राइट का प्रोडक्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि दिस इज गोइंग टू गिव अस N2, along with that it is going to give us water, right? तो अगेन आपके पास नाइट्रोजन गैस बन जाएगी. ओके, सो NH4 plus NaNO2 will be giving us, just let me clear it out. So this will give us NH4NO2 जिसे हमने हीट किया, तो we will be getting N2 water plus NaCl. राइट. नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अगेन इसका क्रिस क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको मालूम है कि हीट करने पे हमें क्या देगा, ये एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है. इसे हीट करने पे हमें अमोनिया मिलना है, वाटर मिलना है और साथ में कैल्शियम क्लोराइड था, तो यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगी. और बेरियम अजाइड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस इज गिविंग अस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. So barium plus nitrogen. So which is going to be the correct option? It is going to be C choice. C choice से हमें अमोनिया मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस नहीं मिल रही. Okay.
So next we move on to the compound that does not produce N2 gas by thermal decomposition. Again आपके पास choices हैं. This is the JEE Mains 2018 question. So I hope ये अब आप लोग सब फटाफट कर सकते हो. So please अपना आंसर पहले सोचिए और फिर सोल्यूशन को देखिएगा. So we have ammonium dichromate. So this is going to give us N2 oxidizing, sulfate non-oxidizing, NO2 oxidizing, and barium azide. This gives us nitrogen. So which is not going to give us nitrogen is going to be ammonium sulfate. The correct option is going to be B choice. So next हमारे पास question number 4. Question number 4 is which of the following on thermal decomposition yields a basic as well as an acidic oxide? JEE Mains 2012 question. Sodium nitrate, potassium chlorate, calcium carbonate, ammonium nitrate. तो इसके साथ हमने लेक्चर को शुरू भी किया था और साथ ही में इसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम कार्बोनेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन को स्टडी कर रहे थे. तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आप ऑलरेडी जानते हो और उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी सी चॉइस इज कैल्शियम कार्बोनेट. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम क्लास 2 मेटल कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड. सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. मगर आज हमने यहाँ पे कुछ अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया है तो हमें उसको अप्लाई करना चाहिए. अभी हमने अमोनियम सॉल्ट्स को पढ़ा तो हम बता सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा N2O और वाटर. और हमने आज सोडियम नाइट्रेट को भी हीट किया. हमने मेटल नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन को भी स्टडी किया. तो सोडियम एक क्लास 1 का मेटल है तो क्लास 1 के मेटल नाइट्रेट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेंगे. ठीक है. ये हमारे पास 3 आ गए. अब इसमें से अगर हम KClO3 की बात करें वो आपने नहीं स्टडी किया. सो प्लीज डू रिमेम्बर कि KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा KCl एंड ऑक्सीजन. ऑलराइट. सब ये एक सॉल्ट है और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड्स नहीं है. NaNO2 अगेन ऑक्साइड नहीं है. ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है. अमोनियम नाइट्रेट के केस में हमारे पास 2 ऑक्साइड्स हैं. एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड है. N2O प्लीज डू रिमेम्बर दैट दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. Okay, we have only 3 oxides which are neutral. One is going to be N2O, second one is NO and third one is CO. सिर्फ ये 3 ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं. इसके अलावा और सारे ऑक्साइड्स या बेसिक या एम्फोटेरिक होंगे या एसिडिक होंगे मगर न्यूट्रल सिर्फ ये 3 है. एंड व्हाट इज वाटर? वाटर इज एम्फोटेरिक. Okay, so this is forming oxides, so this is forming oxides, but this is a neutral and an amphoteric oxide that is going to be formed. So correct option over here is C choice. So next question we have is on heating a compound A gives a gas B which is constituent of air. This gas when treated with hydrogen in presence of a catalyst gives another gas C which is basic in nature. A should not be. JEE Mains 2020 question. Ammonium dichromate, ammonium nitrite, we have lead nitrate and we have sodium azide. Now this should be very very easy. हम लोगों ने आज सब कुछ ये पढ़ लिया है. ठीक है. तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास कंपाउंड ए है. हमने उसको हीट करके बी गैस बनाई. बी गैस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सी फॉर्म कर रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास जो बी गैस है दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर मीन्स इट हैज टू बी आइदर ऑक्सीजन और इट हैज टू बी नाइट्रोजन. ठीक है. सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर फॉर्म करते हैं दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर. सो यस दिस शुड बी नाइट्रोजन. ओके. सो नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है ये कंपाउंड ए. तो अब आप लोगों के लिए आई थिंक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि कौन सा नाइट्रोजन देगा. अमोनियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एन आयन यस N2 गैस. Nitrite ion yes N2 gas. Lead nitrate is going to be a class 2 metal nitrate. So this will be giving us metal का oxide. साथ में क्या देगा? ये देगा NO2 and oxygen. So N2 नहीं रिलीज होगा और सोडियम अजाइड बिल्कुल बेरियम अजाइड के जैसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस को देता है. ठीक है. सो हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी चॉइस. लेड नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी.
सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। आपने बहुत सारे कंसेप्ट्स को आज इस लेक्चर में सीखा जिसे कि आप अपने एग्जामिनेशन में यूज कर पाएंगे और हाई स्कोर कर पाएंगे। सो कमिंग अप इज गोइंग टू बी अगेन another lecture from the series. So keep watching and keep enjoying and keep learning. Bye bye.